तो आज मैं बेटा आपको कराऊंगा कंस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर्स क्या है? कंस्ट्रक्टर देखो, हमने क्लास का टेम्पलेट स्टडी किया था। ये डाटा मेंबर्स और ये फंक्शन मेंबर्स। डाटा मेंबर क्या करते थे? डाटा मेंबर तो ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर डिफाइन करते थे कि जो ऑब्जेक्ट आप बनाओगे उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसमें कौन कौन से डाटा एलिमेंट होंगे। और फंक्शन मेंबर क्या करते थे? फंक्शन मेंबर सर्विसेज देते थे। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट किसी फंक्शन को कॉल करेगी वो उस ऑब्जेक्ट के घर जाकर उसको सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है ना? तो अब बात ये है कि फंक्शन को कोई ऑब्जेक्ट बुलाएगी अगर, तो ही वो फंक्शन उसको सर्विस देगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट उसको नहीं बुलाएगी, कॉल नहीं करेगी, तो वो कोई सर्विस नहीं देगा, वो पड़ा है चुपचाप। आपने डिफाइन कर रखा है, डिक्लेयर कर रखा है, सब कुछ कर रखा है, क्लास में बना रखा है मेंबर फंक्शन, लेकिन अगर कोई क्लास उसको बुलाएगी ही नहीं तो वो कॉल नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये सिंपल सी बात है। तो अब मैं आपको एक ऐसा फंक्शन आज समझाऊंगा जो क्लास ऑब्जेक्ट के बिना बुलाए ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। अभी तक तो ऐसा कोई फंक्शन हमने नहीं देखा, कॉलिंग करने पर ही फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो आज मैं आपको ऐसा फंक्शन बताऊंगा जो बिना बुलाए अपने आप ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। बस वो जो फंक्शन है उस फंक्शन का नाम उसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। अपने आप एग्जीक्यूट हो जाने वाला मेंबर फंक्शन, मेंबर होगा वो क्लास का, ऐसा मेंबर फंक्शन जो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाए उस फंक्शन को कंस्ट्रक्टर कहते हैं। बस इतनी सी बात है। अब बात यह है कि भाई उस कंस्ट्रक्टर का, उस फंक्शन का क्या नाम होगा? क्या नाम होगा? जैसे आपने दो फंक्शन बनाए थे, कौन कौन से? सेट भी और शो भी। तो उनके नाम थे ना, उनका कोई प्रोटोटाइप था, उनकी कोई इंट्रोडक्शन थी। तो ऐसे ही जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन आज मैं समझा रहा हूँ, उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन का, क्योंकि उसका जो डिज़ाइन है, जो शेप है, जो बिहेवियर है, जो उसकी डेफिनेशन है, जो उसकी इंट्रोडक्शन है, वो सारी की सारी जैसे नॉर्मल मेंबर फंक्शन की हम करते हैं वैसे ही उसको भी हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा तो हमें उसका नाम भी बताना पड़ेगा, उसकी इनपुट आर्गुमेंट भी बतानी पड़ेगी, उसकी आउटपुट भी बतानी पड़ेगी। प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन में ये तीन चीज़ बतानी पड़ेगी, और डेफिनेशन में वो क्या काम करेगा वो उसकी डेफिनेशन भी हमें लिखनी पड़ेगी। काम तो सारे ही करने पड़ेंगे, सिर्फ उसकी खूबी ये होगी कि भाई उसको बिना बुलाए ही वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो जब मैं ऐसा फंक्शन यूज करना चाहूँगा जो कि जिनको कंस्ट्रक्टर बोला गया है, तो उस कंस्ट्रक्टर वाले फंक्शन का नाम क्या होगा? ये पहली क्वेश्चन आता है। भी प्रोटोटाइप में मैं क्या लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, वो फंक्शन कैसे डिक्लेयर करूंगा, डिफाइन कैसे करूंगा? तो पहला पॉइंट तो आप ये समझो, नो रिटर्न वैल्यू।
नॉट इवन वॉइड, नॉट इवन वॉइड। वॉइड भी एक रिटर्न टाइप होती है, लेकिन जब आप कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करना चाहोगे, कंस्ट्रक्टर का प्रोटोटाइप लिखोगे, तो क्योंकि फंक्शन में सबसे पहले हम रिटर्न टाइप लिखते हैं, तो ये कह रहे हैं कि जो अगर कंस्ट्रक्टर बनाओगे तो उसकी रिटर्न टाइप नहीं लिखनी, वॉइड भी नहीं लिखना, रिटर्न टाइप लिखनी ही नहीं है। तो कहां से शुरू हो जाएगा फंक्शन की डिक्लेरेशन? उसके नाम से शुरू हो जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन है कि भाई उसका नाम क्या होगा कंस्ट्रक्टर का? सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास नेम। तो उसका नाम वही होगा जो आपकी क्लास का नाम है। आपने रैट क्लास बनाई थी, तो रैट क्लास में अगर आप कंस्ट्रक्टर बनाना चाहते हो तो आप सीधा रैट वर्ड से उसको शुरू करोगे, रिटर्न टाइप कुछ नहीं लिखनी, सीधा रैट लिखने से शुरू करोगे। मैं अभी दिखाऊंगा आपको कंस्ट्रक्टर बनाकर। हो गया? बस तीसरा पॉइंट क्या है? नो कंडीशन ऑन इनपुट आर्ग्यूमेंट्स। इनपुट आर्ग्यूमेंट पे कोई कंडीशन नहीं है। आप एक इनपुट आर्ग्यूमेंट दो, दो दो, तीन दो, चार दो, कोई भी ना दो, तो इनपुट पे कोई कंडीशन नहीं है। आउटपुट की कंडीशन मैंने बता दी कि आउटपुट का जिक्र ही नहीं करना। वो नाटक वो है ना, जोक है कि भाई पजामा मेरा पहन रखा है, वो नेताजी भाषण देने पहुंच जाता है, तो पजामा किसी का ले रखा था, उसने पजामा पहन रखा था, तो वो बार बार यही कहता है कि भाई पजामा उसका है। फिर वो कहता है पजामे का जिक्र ही नहीं करना। तो फिर वो क्या कहता है कि भाई पजामे का कोई जिक्र नहीं है, मतलब छोड़ता नहीं है पजामे का जिक्र करना। तो आपने छोड़ देना है, रिटर्न टाइप का जिक्र करना छोड़ देना है। रिटर्न टाइप का कोई जिक्र नहीं, लिखना ही नहीं है, सीधा उसका नाम से आप लिखना शुरू करोगे। और इनपुट आर्ग्यूमेंट की कोई दिक्कत नहीं है, जितनी मर्जी चाहे आप इनपुट आर्ग्यूमेंट दे दो। बस ये फंक्शन की तीन कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। इसके बाद आप उस फंक्शन की डेफिनेशन का मतलब उसके अंदर क्या काम करेगा, उसकी कोडिंग क्या करनी है, वो आपकी अपनी इच्छा है। जो चाहो उसके अंदर आप स्टेटमेंट लिखो, जो भी स्टेटमेंट लिखोगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब आपको मैंने क्या समझाया था, अभी क्या बताया था कि भाई कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन है जो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो भाई अपने आप तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन कब होगा एग्जीक्यूट? आपको ये कहे कि भाई ये बम है, ये फट जाएगा, तो भाई कब फटेगा ये बम? कोई ट्रिगर इवेंट होनी चाहिए, भाई उसको छूने से फट जाएगा, या टाइमर लगा हुआ है 5 बजे फट जाएगा, या कैसे फटेगा वो? तो ये जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है जिसके लिए मैंने आपको ये कहा कि भाई ये अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि जी ये कब होगा एग्जीक्यूट? तो उसमें मेरा आंसर ये है कि जब भी आप उस क्लास की कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे तो हर ऑब्जेक्ट के क्रिएशन पर ये फंक्शन अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। और किसकी सर्विस करेगा? उस ऑब्जेक्ट की सर्विस करेगा जो आप बना रहे हो। आप समझे मेरी बात? कंस्ट्रक्टर अपने आप एग्जीक्यूट होगा, कब होगा? ऑब्जेक्ट के क्रिएशन पर होगा।
किसकी सर्विस करेगा? जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रही है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि किसकी सर्विस करेगा, क्योंकि मैंने आपको नौकर वाला मॉडल भी समझाया था कि भाई ये जितने फंक्शन हैं ये सारे के सारे नौकर हैं, सर्वेंट हैं, और जो ऑब्जेक्ट हैं, जितनी ऑब्जेक्ट आपने बनाई है वो सारे के सारे उस खानदान के, उस राज परिवार के राजकुमार हैं, वो उनके युवराज हैं सारे। तो जो युवराज किसी नौकर को बुलाएगा वो उसकी सर्विस कर देगा। तो अब क्या हो गया मामला कि जब आप किसी युवराज को क्रिएट करोगे, किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करोगे, तो ये फंक्शन, कंस्ट्रक्टर फंक्शन, उसकी सर्विस में अपने आप आ जाएगा। उसको बुलाने की जरूरत नहीं है, वो उसको कॉल नहीं करेगा। बिना कॉल किए उसके जन्म होने पर, उसके पैदा होने पर ये उसकी सर्विस करने पहुंच जाएगा। बस कंस्ट्रक्टर के बारे में इतना ही समझाना है। इतना मॉडल अगर आपको समझ में आ गया तो आप कंस्ट्रक्टर कर लोगे। अब आप एग्जांपल देखते हैं। तो ये तो मैंने आपको अभी तक सारा टेक्निकल एस्पेक्ट बताया कि भाई कंस्ट्रक्टर क्या है जी, मेंबर फंक्शन है, वो अपने आप कॉल हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे कॉल होगा। अब इसका थोड़ा सा लॉजिकल एस्पेक्ट लेते हैं। भाई हमें कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत क्यों है, हमें ज़रूरत क्या है, हम इसका यूज़ क्या करेंगे, कहाँ पर इसको यूज़ करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर का जो मेन यूज है, क्योंकि अगर हमें यूज पता होगा तभी हम उसके अंदर कोडिंग लिखेंगे। फंक्शन की जो डेफिनेशन है कंस्ट्रक्टर की, वो तभी करेंगे जब हमें ये पता हो भाई हम इस कंस्ट्रक्टर से करवाना क्या चाहते हैं, क्योंकि कोडिंग तो हमें नहीं लिखनी है ना। तो इसका मेन यूज कहाँ होता है? उस ऑब्जेक्ट को वैल्यूज असाइन करवाने के लिए। अभी तक हमने कौन से फंक्शन का कॉल किया, यूज किया था? सेट वी, सेट वैल्यू फंक्शन। सेट वैल्यू फंक्शन को हम ऑब्जेक्ट की मदद से कॉल करते थे, तो वो उसके घर में वैल्यू को सेट करवा देता था। उसके लिए एक्सक्लूसिवली कॉल करना पड़ता था। भाई मैंने रैट ऑब्जेक्ट, रैट क्लास की R1 ऑब्जेक्ट बनाई, तो मुझे R1 डॉट सेट वी करना पड़ता था, तो फिर मैं उसके अंदर R1 के अंदर वैल्यूज दे पाता था। अब क्या सर्विस हो गई कि भाई R1 को मैंने पैदा किया, रैट R1 लिखा, रैट R1, तो इसके पैदा होने पर, ये है ना इसकी पैदा होने की स्टेटमेंट, तो इसके पैदा होने पर सेट वी फंक्शन वाला काम मान लो वो अपने आप हो जाए, तो मुझे उसके बाद अलग से R1 डॉट सेट वी नहीं करना पड़ेगा। तो सेट वी तो कॉल हो नहीं सकता। R1 के क्रिएट होने पर कौन सा फंक्शन कॉल होगा? कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। उसका नाम क्या होगा? जो क्लास का नाम है, क्लास का नाम रैट था, तो रैट नाम का जो मेंबर फंक्शन है, जो कि कंस्ट्रक्टर की तौर पे मैंने उसको बनाया हुआ है, तो वो फंक्शन कॉल होगा। तो मैं जो कोड सेट वी में लिखता था, अगर मैं वो कोड कंस्ट्रक्टर में लिख दूं तो मेरा एक काम आसान हो गया, ऑटोमेटिकली वैल्यू सेट हो जाएगी, वैल्यू साइन हो जाएगी। तो ये इसका एक पहला काम है कि इट इज यूज्ड मेनली फॉर वैल्यू of the object at the time of its creation। मेनली लिखा है मैंने, मेनली, मेनली
हम करते हैं इसका यूज, कंस्ट्रक्टर का यूज वैल्यू सेटिंग के लिए करते हैं। ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ये कोई कंपल्शन नहीं है। भाई हमें कंस्ट्रक्टर के अंदर जो कोड लिखना है वो कोड वैल्यू सेटिंग का ही लिखना है। आप मत लिखो वैल्यू सेटिंग वाला कोड, आप कोई मैसेज लिख दो, वैल्यू सेट मत करवाओ, कोई मैसेज लिख दो। अब देखो मैं क्या काम करता हूं। कल आपको मैंने स्टैटिक वेरिएबल समझाया था। स्टैटिक वेरिएबल में एक ऐसा सेंट्रल वेरिएबल था जो कि ऑब्जेक्ट से इंडिपेंडेंट है और वो पूरी की पूरी क्लास की एक्टिविटीज को रिकॉर्ड कर सकता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से अलग होकर वो क्लास लेवल की जो एक्टिविटीज हैं उनकी रिकॉर्डिंग, उनकी मेंटेनेंस, वैल्यूज की मेंटेनेंस कर सकता है। तो ये आपको मैंने कल स्टैटिक वेरिएबल का समझाया था। आप देखो मैं स्टैटिक वेरिएबल का यूज़ करूँगा कंस्ट्रक्टर की मदद से और मैं ये इंफॉर्मेशन दूंगा कि भाई आपने जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं वो कितने हो गए। पहली ऑब्जेक्ट जब बनाओगे तो आपको मैसेज मिलेगा दिस इज ऑब्जेक्ट नंबर 1। दूसरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो दिस इज ऑब्जेक्ट नंबर 2। या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड 1, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड 2, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड 3, 4, 5। जितनी जितनी ऑब्जेक्ट बनाते जाओगे आपको एक फ्लैश मैसेज मिलता जाएगा। देखो कैसे करेंगे इस काम को। रैट वाला ही क्लास ले लेते हैं। क्लास रैट, प्राइवेट सेक्शन में इंट n और d तो है ही डाटा मेंबर। अब मुझे एक स्टैटिक मेंबर और बनाना है जो कि क्लास वेरिएबल होगा। तो मैं यहाँ पर स्टैटिक इंट काउंटर, फिर मेरा पब्लिक सेक्शन शुरू हो जाएगा। पब्लिक सेक्शन में बाकी के जो फंक्शन हैं वो मैं नहीं बना रहा, सिर्फ कंस्ट्रक्टर को समझा रहा हूँ। तो कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ यहाँ पर। पब्लिक सेक्शन में मैं कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ तो उसका नाम से शुरू करूँगा। रिटर्न टाइप तो लिखनी ही नहीं है, रिटर्न टाइप का तो जिक्र ही नहीं होगा। नाम से लिखूँगा, नाम से शुरू करूँगा। नाम कौन सा लिखना है फंक्शन का? जो क्लास का नाम है रैट। तो मैं रैट लिखूँगा यहाँ पर और रैट लिखने के बाद इनपुट आर्ग्यूमेंट की लिस्ट दे दूंगा। अगर कोई मेरी है, मैंने कहा था इनपुट पर कोई कंडीशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर मैंने कुछ इनपुट देना चाहता हूं मैं तो भाई दूंगा, नहीं देना चाहता तो नहीं दूंगा। मैं यहां पर कोई इनपुट नहीं देना चाहता। वॉइड, तो रैट वॉइड। अब इसकी डेफिनेशन लिखना हो, डेफिनेशन मैं यहां भी लिख सकता हूं क्लास के अंदर और यहां पर सिर्फ इसका प्रोटोटाइप लिखकर और क्लास की डेफिनेशन पूरी होने के बाद बाहर भी इसको डिफाइन कर सकता हूं। वो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, जैसा आप चाहो कर लो। मैं यही लिख देता हूं। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं एक मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहता हूं कि भाई जब भी ये फंक्शन कॉल हो तो वो मैसेज छाप दे दिस इज ऑब्जेक्ट नंबर और 1 2 3 काउंटर वेरिएबल की वैल्यू। तो मैं यहाँ पर सी आउट स्टेटमेंट लिखता हूँ, सी आउट \n दिस इज ऑब्जेक्ट नंबर \काउंटर। लेकिन अगर मैं सीधा काउंटर करूंगा यहाँ पर तो काउंटर की तो वैल्यू सीधी छाप देगा। तो मुझे यहाँ पर प्लस प्लस काउंटर करना चाहिए, प्लस प्लस काउंटर, कि जितनी प्रेजेंट वैल्यू है काउंटर की उसमें एक जोड़ेगा और फिर वो यहाँ पर अपनी वैल्यू यील्ड करेगा, देगा और उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ठीक है ना।
तो दोनों काम हो जाएंगे। ये मेरा एक लाइन का डेफिनेशन हो गई। आप इसमें कुछ और काम करवाना चाहते हो और करवा लो, दूसरी स्टेटमेंट लिख दो, तीसरी लिख दो, 10, 20, 50, 100, 500 जितनी मर्जी स्टेटमेंट लिखो। ये तो फंक्शन है भाई, नॉर्मल फंक्शन है, जैसे मर्जी आप इसमें अपना लॉजिक लिखो, कुछ मर्जी लिखो। तो ये मेरा एक लाइन का फंक्शन की डेफिनेशन मैंने पूरी कर दी। बाकी के और फंक्शन हैं वो भी लिख दूंगा मैं, मेंबर फंक्शन, कोई ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का। ये आपको कहा था मैंने प्रैक्टिकली करके करने, चेक करने के लिए। प्रैक्टिकल करो भाई, नहीं तो ऐसे बात नहीं बनेगी। प्रैक्टिकल करने से आपको गलतियां या रुकावटें पता लगेंगी, वो उनको जब हल करोगे तभी इस पर कमांड आपकी आएगी। ठीक है, तो ये इसका क्लोजिंग हो गया और कुछ और फंक्शन लिख दिए और ये क्लास की क्लोजिंग हो गई। और क्लास की क्लोजिंग होने के बाद अभी मेरा एक काम रह रहा है, ये जो स्टैटिक वेरिएबल है काउंटर, इसको मैंने डिक्लेयर करना है। इसके लिए मेमोरी एलोकेट करवानी है। मेमोरी एलोकेट करवाने के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा इंट रेट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर काउंटर। इनिशियल वैल्यू इसकी 0 पे सेट हो जाएगी। स्टैटिक वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 होती है। ये भी मैंने आपको कहा था कि भाई आप इसकी कोई दूसरी वैल्यू भी दे के सेट करके देख सकते हो कि भाई वो उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं, 5, 10, 12, 18, 20 कुछ भी, तो उससे वो आगे से चल जाएगा। तो अब ये हो गया क्लास का काम पूरा। अब मैं मेन शुरू करता हूं। मेन में रैट टाइप की R1, R2, R3 3 ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर दी। बस इतना ही काम कर लो, इतने से ही पता लग जाएगा। जैसे ही इस स्टेटमेंट को कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा, रैट R1, सबसे पहले R1 क्रिएट होगी। R1 क्रिएट होने पर ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो गया। क्या मैसेज मिलेगा? दिस इज ऑब्जेक्ट नंबर 1। फिर उसके बाद R2 क्रिएट होगी। R2 क्रिएट होने पर फिर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन इस बार इसको कौन एग्जीक्यूट कर रहा है? R2 कर रहा है। तो मैसेज क्या छप जाएगा? दिस इज ऑब्जेक्ट नंबर 2। फिर R3 क्रिएट होगी। उसके क्रिएट होने पर फिर ये रेट फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर फंक्शन, और फिर मैसेज छप जाएगा दिस इज ऑब्जेक्ट नंबर 3। काउंटर वेरिएबल क्योंकि क्लास वेरिएबल है, वो ऑब्जेक्ट से इंडिपेंडेंट है, तो वो उसका अलग ही मेमोरी स्पेस एलोकेट हुआ था। उसकी वैल्यू शुरू में 0 हो गई थी, बाद में यहाँ से उसकी वैल्यू 1 हो गई, अगली बार इसकी वैल्यू 2 हो गई इस स्टेटमेंट से, अगली बार इसकी वैल्यू 3 हो गई। तो ये काम हो जाएगा कंस्ट्रक्टर से। ये कंस्ट्रक्टर का जो मैंने आपको डेफिनेशन समझाई है, ये ऑब्जेक्ट को वैल्यू देने के अलावा और भी काम आप करवा सकते हो। इस बात को जोर देने के लिए, इस बात को समझाने के लिए आपको मैंने कंस्ट्रक्टर की ऐसी डेफिनेशन समझाई है जिसमें वैल्यू सेट नहीं करवा रहे। आप वैल्यू सेट करवाना चाहो, वैल्यू सेट हो जाएगी। आप इसमें Cin n और Cin d लिख दो, तो Cin n करने से क्या होगा कि जब आप वैल्यू फर्स्ट वैल्यू एंटर करोगे वो n को चली जाएगी। किसके n को चली जाएगी? पहली बार R1 ने कॉल किया था तो R1 के n को चली गई, d की वैल्यू R1 के d को चली गई। दूसरी दफा R2 ऑब्जेक्ट उसको कॉल करेगी तो ये फंक्शन R2 के घर का नौकर होगा, तो उसमें जो n देखेगा वो तो R2 के घर का देखेगा, d R2 के घर का देखेगा, अगली बार R3 के घर का देखेगा। तो इस तरीके से आप वैल्यू भी सेट करवा सकते हो। तो ये जो मैंने आपको काम बताया कि भाई Cin की मदद से आपने वैल्यू सेट करवा दी n की और d की। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे और आपको समझा रहा हूँ। वो तो Cin की मदद से हो गया।
वैल्यू देना। इनपुट की मदद से भी तो वैल्यू दी जा सकती है, इनपुट की मदद से भी तो वैल्यू दी जा सकती है। यहां पर अगर मैं वेरिएबल यूज कर लूं, पैरामीटर यूज कर लूं, तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो फिर ये वैल्यू मांगेगा। इसके दो मुंह बना दूं मैं, दो मुंहा फंक्शन है, तो दोनों मुंह जब कॉलिंग होगी तो वो कहेंगे भाई हमारे मुंह में वैल्यू डालो। तो मुझे इसकी कॉलिंग के टाइम जब R1 ने इस फंक्शन को कॉल करेगा तो मुझे उसको दो वैल्यू देनी पड़ेगी, n की और d की। अंदर जाकर वो वैल्यू, एक वैल्यू, पहली वैल्यू n को सेट करवा देगा, दूसरी वैल्यू d को सेट करवा देगा। फिर R2 जब कॉल करेगा तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो फिर ये दो मुंह खोल के बैठ जाएगा कि भाई मुझे वैल्यू दो, तो दो वैल्यू मुझे फिर देनी पड़ेंगी। तो वो वैल्यूज R2 के घर में n और d की सेट हो जाएंगी, ऐसे ही R3 की सेट हो जाएंगी। तो मल्टीपल वेज हैं, मल्टीपल तरीके हैं। वैल्यू सेट करवाते हो आप सी इन स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो, वो रन टाइम में आपको फैसिलिटी मिल गई। ये भी खैर रन टाइम में ही है, नहीं अगर आप आर्ग्यूमेंट देते हो तो कंपाइल टाइम में। दो टाइम हो गए ना, एक कंपाइल टाइम होता है, एक रन टाइम होता है। कंपाइल टाइम का मतलब प्रोग्राम राइटिंग टाइम। आपने प्रोग्राम राइटिंग टाइम में जो स्टेटमेंट लिख दी, जो वैल्यू दे दी, वही सेट हो जाएगी। और प्रोग्राम रन टाइम में जो आप रन करोगे तब आप मौके पे अपनी इच्छा की वैल्यू दे सकते हो। तो ये दो टाइमिंग होती हैं इसमें। इस पर आगे भी आ जाएगा जो पॉलीमॉर्फिज्म है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो उसमें भी मैं उसको मॉडल को समझा दूंगा एक्सप्लेन करके अच्छी तरह से। अभी सिर्फ आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या है वो समझ लो। इसमें कोई डाउट हो तो वो पूछ लो, बुक में देख लेना, कुछ और भी बातें, कई बातें और लिखी होंगी। सारी बातें मैं सारी एक एक पॉइंट नहीं समझा सकता। बुक में देखो, समझो, और जो समझ में ना आए, कोई पॉइंट कन्फ्यूजन हो तो वो मेरे से पूछ लो। ठीक है, कंस्ट्रक्टर हो गया। अब एक छोटा सा वो रहती थी पिछले से पिछले लेक्चर में, वो टाइम पूरा हो गया था तो रह गई थी बात, वो है इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन, इनलाइन फंक्शन का कॉन्सेप्ट और समझ लो। इनलाइन फंक्शन, आपने कोई फंक्शन बनाया जी, यूजर डिफाइंड फंक्शन, दो फंक्शन, तीन फंक्शन, चार फंक्शन बनाए हैं। मेंबर फंक्शन की ही बात कर लेते हैं। मेंबर फंक्शन बनाए हैं और मेन में आपने वो फंक्शन कॉल कर लिया। एक ऑर्डिनरी फंक्शन ले लो, चलो एक ऑर्डिनरी फंक्शन बनाया, क्लास के बाहर का फंक्शन, क्लास से कोई लेना देना नहीं है। और यूडीएफ, जिसको यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं, तो आपने यूडीएफ बनाया और आपने उसको मेन में कॉल कर लिया। तो जब आप कॉल कर रहे हो तब वास्तव में होता क्या है, ये आपका मेन है। आपको ये तो पता है कि जब आप कंपाइल करते हो अपने प्रोग्राम को, तो कंपाइलर की ड्यूटी क्या है कि मेन फंक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं उनको वो एग्जीक्यूट करवाता है। इतना ही काम है उसका। मेन के बाहर आपने चाहे 10, 20, 50 फंक्शन लिख रखे हों, वो उनकी तरफ देखेगा भी नहीं। उसकी ड्यूटी सिर्फ मेन में लिखे हुए कोड को एग्जीक्यूट करवाने की उसकी जिम्मा होता है। तो ये आपने मेन फंक्शन लिख दिया। अब मेन फंक्शन में स्टेटमेंट्स चल रही हैं एक के बाद एक, तो वो उनको उसी ऑर्डर में, सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करवा रहा है। अब मान लो यहाँ पर एक स्टेटमेंट आ गई, फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट आ गई, फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट। अब आपने कहा कि भाई ये फंक्शन एग्जीक्यूट करो, फंक्शन का नाम लिख दिया। फंक्शन कॉल कैसे करते हो, फंक्शन का नाम लिख के करते हो। तो आपने यहाँ पर फंक्शन का नाम लिख दिया, आगे पैरेंथेसिस लगा दिए,
अगर इनपुट आर्ग्यूमेंट कुछ देनी है तो वो वैल्यू भी दे दी, अपना काम आपने पूरा कर दिया। तो अब इसकी ड्यूटी क्या है कि भाई फंक्शन की डेफिनेशन जहां पर आपने लिखी हुई है उस डेफिनेशन को एग्जीक्यूट करेगा। तो अब इसका सीक्वेंस यहां बिगड़ गया, 3 लाइनों तक तो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी लाइन पे आ गया, लेकिन जब ये चौथी लाइन पर आया तो चौथी लाइन पे तो इसको कहीं दूसरी जगह जाने की कमांड मिल गई कि भाई वहां जाओ, असली कमांड तो वहां है एग्जीक्यूट होने वाली फंक्शन की डेफिनेशन। तो ये क्या करता है कि भाई यहां से जब फंक्शन की स्टेटमेंट, कॉलिंग स्टेटमेंट देखता है तो फिर ये जंप मार जाता है और फंक्शन के डेफिनेशन वाले ब्लॉक में पहुंच जाता है। तो वहां पहुंच के वो उन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, उनको फिर लाइन बाय लाइन कर देगा, और स्टेटमेंट पूरी होने के बाद, फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट करने के बाद फिर वो वापस यहाँ रिटर्न जंप मार जाता है। तो ये जो जंप मारना और वापस आना ये एक ओवरहेड है, ये एक उसके लिए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि इतना सिंपल नहीं है कि भाई जंप मार जाओ। इसको यहाँ पर क्या स्टेटस है, वेरिएबल्स की क्या क्या वैल्यूज हैं, उनको मेंटेन करना पड़ेगा, रजिस्टर्स में एलोकेट करवाना पड़ेगा, कोई स्टैक यूज करना पड़ेगा, और फिर यहाँ से जंप मारकर और वापस कहाँ आना है उसका एड्रेस भी नोट करके रखना पड़ेगा। कभी वहाँ यहाँ से चला तो जाए और वापस जब पूरी हो जाए वहाँ पे स्टेटमेंट तो वो यही भूल जाए कि मैंने वापस कहाँ पहुँचना है। तो वापस कहाँ पहुँचना है वो भी उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये सारा काम मेमोरी में वेरिएबल्स की वैल्यू स्टोर करवाना, फिर जंप मारना, वहाँ जाकर फिर वापस आना। और अगर ऐसे फंक्शन कॉलिंग आपके प्रोग्राम में ज़्यादा है तो वो प्रोग्राम टाइम ज़्यादा लगाएगा, एग्जीक्यूशन टाइम उसका बढ़ जाएगा। इसका जो हल है वो इनलाइन फंक्शन है। इनलाइन का मतलब क्या है कि भाई फंक्शन की डेफिनेशन वहीं रिप्लेस कर दो एक्चुअल डेफिनेशन जहां पे फंक्शन कॉल कर रहे हो। कंपाइलर को जंप ना मारना पड़े वहां पर। वो 3 लाइनों का स्टेटमेंट फंक्शन की डेफिनेशन है, 3 लाइनों की है, 10 लाइनों की है, 20 लाइनों की है, 50 लाइनों की है। तो वो सारी की सारी स्टेटमेंट यहां पर सब्स्टिट्यूट हो जाएंगी। फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट से फंक्शन की डेफिनेशन सब्स्टिट्यूट हो जाए, ऐसा आप उसको बोल रहे हो इनलाइन फंक्शन के लिए। कैसे बोलते हैं, कैसे उसको बोलते हैं? जब आप फंक्शन का प्रोटोटाइप लिखते हो, रिटर्न टाइप लिखने से शुरू करते हो, रिटर्न टाइप, तो उससे पहले इनलाइन लिख दो। इनलाइन रिटर्न टाइप नेम इनपुट आर्ग्यूमेंट। तो जब आप इनलाइन लिख दोगे किसी फंक्शन के लिए, तो जब उस फंक्शन की कॉलिंग स्टेटमेंट आप यूज करोगे तो वो उस फंक्शन की डेफिनेशन वहीं पे सब्स्टिट्यूट कर देगा। ये इनलाइन फंक्शन का काम है। इनलाइन फंक्शन की इनलाइन जो कीवर्ड है ये उसकी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन समझा दी। अब दूसरी बात, लास्ट बात, कि आपने इनलाइन लिख दिया फंक्शन के आगे, आपने तो सारे फंक्शनों के आगे इनलाइन लिख दिया कि भाई सभी को मैं, सभी का जो असली कोड है, डेफिनेशन है, वो सब्स्टिट्यूट करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा क्या जाता है। लेकिन आपका तो कुछ नहीं जाता, आपने तो खाली इनलाइन वर्ड ही लिखना था। लेकिन आपका इनलाइन लिखा हुआ एक कंपाइलर के लिए बाउंडिंग स्टेटमेंट नहीं है। कंपाइलर बाउंड नहीं है आपकी इनलाइन वाली बात को पूरा करने के लिए। क्या मतलब कि कंपाइलर चाहेगा तो वो कोड वहाँ पे इनलाइन के तौर पे रिप्लेस करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। और अगर कंपाइलर नहीं चाहेगा तो भाई आप भले ही इनलाइन लिखते रहो, वो उस कोड को सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा, वो कोड वहीं पड़ा रहेगा और जंप ही करवाएगा कंपाइलर। तो ऐसा क्यों करता है कंपाइलर? वो उसकी ऑप्टिमाइजेशन की कैलकुलेशन हैं। अगर तो उसको लगता है कि भाई मैं इसको कोड को सब्स्टिट्यूट करके अपने इस टाइम को, एग्जीक्यूशन टाइम को ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ,
टाइम कुछ कम हो जाएगा तो वो ये काम करेगा। अगर उसको लगता है कि भाई उसको रियल कोड को सब्स्टिट्यूट करके कोई फ़ायदा नहीं निकलने वाला और कोड अननेसेसरी बड़ा हो रहा है, क्योंकि इसका एक नुकसान भी तो है ना, आपने 20 लाइनों का फंक्शन डेफिनेशन 10 बार फंक्शन कॉल किया तो 20 लाइनें 10 बार रिप्लेस हुई, 200 लाइनें आपके इन लाइन लिखने की वजह से आपकी जो कोड है वो प्रोग्राम है वो 200 लाइन बड़ा हो गया, तो वो मेमोरी भी तो ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, उसकी ट्रांसलेशन, उसकी कंपाइलेशन, उसका EXE कोड वो भी ज़्यादा हो रहा है, तो वो सब चीज़ें देखता है। तो इन लाइन जो कीवर्ड है, जो आपकी कमांड है, वो कंपाइलर के लिए बाउंडिंग नहीं है, वो एक सजेशन है, वो चाहेगा तो उसको एग्जीक्यूट कर देगा, मतलब मान लेगा, इनलाइन कर लेगा, नहीं तो नहीं करेगा। चलो कंस्ट्रक्टर कंप्लीट करा दिया मैंने आज। अब मैं कल डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रक्टर्स जो हैं उसके फंक्शन के बारे में ही समझाना होगा, फंक्शन से वो समझ में आ जाएगा। तो कल तो नहीं, अगले हफ्ते आ जाएगा, अगले हफ्ते करा दूंगा। कर दो बंद इसको।